तो छात्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाँच पाँच गोवा जैसे मैंने देखा, जिसके लेखक हैं विनय शर्मा जी, जिन्होंने हमें गोवा के खूबसूरती के बारे में बताया। लेखक ने हमें बताया है कि पश्चिमी समुद्र तट पर बसे गोवा की खूबसूरती यहाँ की सारों प्रस्तुत होती है। जहाँ गोवा मस्ती में डूबता है, सागर के तट पर चांदी जैसी रेत, नीलम जैसा पानी, चर्च, नारियल के पेड़ों का सौंदर्य हमारा मन मोह लेता है। यहाँ पे विदेशी सैलानियाँ भी हमें दिखाई देते हैं, जो हर साल यानी पूरे साल गोवा में रहते हैं। तो आओ, अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसा ही एक खूबसूरत पाठ पढ़ाने से पहले मैं ये जो कैमरा है इसे बंद करना चाहती हूँ, ताकि आपको और मुझे पढ़ने में किसी प्रकार की भी परेशानी या दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आओ चलते हैं पाठ गोवा जैसा मैंने देखा। तो छात्रों, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं गोवा जैसा मैंने देखा। जी हाँ, लेखक जो है विनय शर्मा, इन्होंने जैसा गोवा देखा है उसका वर्णन हमें यहाँ बताया है। वैसे गोवा तो हम सभी ने देखा हुआ है, तो इसे समझने के लिए हमें बड़ी आसानी हो जाएगी। चलो तो पढ़ते हैं पाठ गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबोहवा, जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। तो यहाँ पे लेखक कहना चाहता है कि गोवा का नाम सुनते ही सभी एक्साइटेड हो जाते हैं, यानी तरंगायित हो उठते हैं। यहाँ पे मुहावरा है मन तरंगायित हो उठना, और क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ की प्रकृति यानी वहाँ का नेचर जो है, वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो जीवन शैली है, खान पान है, ये सब देखकर ही वहाँ पे टूरिस्ट अपने आप खींचे चले आते हैं। देश के कोने कोने से कोई छोटा राज्य भी क्यों ना हो, वहाँ के लोग हमारे गोवा आते हैं, घूमते हैं और मज़े लेते हैं। सिर्फ भारत के नहीं, विदेश से भी लोग आते हैं गोवा घूमने और गोवा में छुट्टियां मनाने। तो इसी कारण लेखक भी अपने सब परिवार के साथ इंदौर से गोवा आ पहुंचा था। और सिर्फ वही नहीं आए, तो उन्होंने उनके जो साधु साहब हैं, जो खंडवा रहते, साधु साहब यानी पत्नी के भाई जो खंडवा में है, लेखक रहता है इंदौर, उनके साधु साहब रहते हैं खंडवा, उनके साथ, उनके परिवार के साथ वो गोवा आ गए। अब कैसे आ गए वो गोवा? 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया, यानी लेखक ट्रेन से आए हैं। जी हाँ, गोवा आने के लिए मडगांव एक्सप्रेस है, जिसमें हम बैठने पर हम सुबह गोवा पहुंच जाते। तो एक उजास हो गया, उजास हो जाना यानी सवेरा हो गया था। जैसे आप सभी को पता है कि स्टेशन के बाहर जाते ही वहाँ पे कई सारे टैक्सीज होते। अभी यहाँ पे हम रिक्शा नहीं कह सकते, क्योंकि रिक्शा मुंबई में चलती है, लेकिन गोवा जैसी जगह पे टूरिस्ट टैक्सियाँ रहती है, टैक्सीज रहती है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती हैं, तो कार रहती है। तो एक टैक्सी ने हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा, यानी मेरा यानी यहाँ पे कहना है लेखक का ध्यान खींच लिया, और फटाफट हम उसमें बैठ गए। लेखक उस टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। सुबह सुबह की ताज़ी फ्रेश जो हवा आती है, तो सभी में एक उत्साह जाता है, और ये जो गाड़ी में बैठकर पूरा दिन जो थकावट उनके मन में आ गई थी, शरीर में आ गई थी, वह तुरंत दूर हो गई, क्योंकि वे गोवा पहुंच गए थे। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों, तो उसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ पे देखो उन्होंने क्या कहा है कि पर्यटन का अपना ही अलग ही आनंद है। जीवन में हमारे कई सारी परेशानियाँ होती हैं, संकट होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, और हम दिन रात उसमें घुरे हुए रहते हैं, जूझते रहते, क्या करें कैसे करें, हम बच्चों हैं तो पढ़ाई कैसे करें, कैसे सामना करें, और माँ बाप हैं तो उनकी परेशानियाँ पैसों की है, घरों की है, रिश्तेदारों की, हर प्रकार की समस्याओं से हर व्यक्ति घिरा हुआ रहता है। तो उससे निजात यानी छुटकारा पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमें साल में एक बार या महीने में एक बार पर्यटन करना ज़रूरी है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है।
क्या हो जाता है, हमारा मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। और मन को तरोताज़ा करने के लिए, खुद को फ्रेश करने के लिए हमें ज़रूरी है थोड़ा घूम कर आए, तो हमें आराम भी मिलता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किमी दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में जाकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले ही बुक कर लिया था। अब लेखक ने जो होटल बुक किया है वो कौन से जगह पे किया है, बेनालियम। तो ये जो बेनालियम रिसोर्ट है, उस रिसोर्ट में उन्होंने जहाँ पे टैक्सी लाकर रोक दी। इसीलिए औपचारिक खानापूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्ट्यूट में चले गए। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि औपचारिक खानापूर्ति यानी जो उनकी काम थे, जो भी उनकी औपचारिकता थी, जो होटल में की जाती है पूरी, वो सारी उन्होंने की और अपने अपने स्ट्यूट यानी क्या, कमरा, रूम में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूँ। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। देखो अभी हमें यहाँ पे उन्होंने 2 बातें बताई है, ये हमें संजाल के रूप में भी पूछी जाती है कि गोवा की खास गोवा जो राज्य है कौन से 2 भागों में बटा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, दक्षिण गोवा जिला और उत्तर गोवा जिला। गोवा की राजधानी कौन सी है, गोवा की राजधानी पणजी है। और ये पणजी कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो ये राजधानी जो है मांडवी नदी के किनारे स्थित है। ये नदी कैसी है, मांडवी नदी के बारे में हमें लेखक ने क्या बताया है या क्या वर्णन है इसका। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्षभर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। अब उन्होंने क्या बताया है, पणजी जो ये गोवा की राजधानी है, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है, ये नदी बहुत बड़ी है। आप गोवा घूमने गए होंगे तो आप डेफिनेटली मांडवी नदी में आपने गए होंगे, तो वहाँ पे देखा है कि वर्षभर पानी से भरी हुई है और वो कितनी क्लीन है। तो ये वर्षभर पानी से भरी हुई रहती है और ये समंदर किनारा होने के कारण लेखक ने कहा कि मौसम में उमस रहती है, एक ह्यूमिड है। क्लाइमेट कैसा है इसका, ह्यूमिड वातावरण है, पसीना आता है थोड़ा सा, लेकिन मुंबई जितना पसीना नहीं होता, चिपचिपाता नहीं, एक उत्साह रहता है, एक चैतन्य रहता है शरीर में हमारे। धूप तो हर जगह पे है, तो यहाँ पे भी धूप मिलती है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। ये खासियत है उनकी। गोवा अलग क्यों है हम सभी से? वैसे तो समुद्र किनारे सभी जगह होते हैं, लेकिन गोवा की खासियत क्या है? एक तो वो समंदर के किनारे क्लीन है, नीट है, गुड हाइजीन वाले हैं लोगों के लिए, सफ़ेद रेतीले हैं। हमारे यहाँ की अगर रेत देखते हैं और गोवा की रेत देखोगे तो उसमें हमें अलग जो है वो महसूस हो जाएगा कि दोनों की मिट्टी या रेत जो है वो अलग अलग है। फिर यहाँ की खासियत क्या है, टूरिस्ट प्लेस है तो होटल तो महंगे ही है। इनकी जो रहने का तरीका है, जो जीवन शैली है वो अलग है। फिर भी उन्होंने अपना जो कल्चर है, जो विरासत में उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अगर आप जब हम गए थे तो हमने गोवा देखा, तो वहाँ पे बूट हाउस करके एक प्लेस था जहाँ पे गोवा की सारी जो जीवन शैली है, जो संस्कृति है, उन्होंने वहाँ पे समेट के रखी है कि पुराना गोवा कैसा था, तब वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, अब का गोवा कैसा है, वहाँ की खासियत क्या है, वहाँ का व्यवसाय क्या है, हर प्रकार हमें दिखाई पड़ता है और वो अभी भी इसका जतन करते हैं। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले गए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे लेखक ने पहले ही बेनालियम बीच, जो गोवा का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा बीच है, वहाँ पे अपना होटल बुक किया था। तो रूम वहाँ गोवा पहुँचने पर अपना सारा सामान कमरे में रखने के बाद, सारा काम करने के बाद, वो पश्चात शाम को बेनालियम गए थे घूमने के लिए। खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था।
थक गए थे ना, पूरा दिन ट्रेन में बैठो और थकावट के बावजूद भी हम वहाँ पहुँचने पर उन्हें बड़ा सुकून मिला, आनंद मिला, सारी थकावट दूर हो गई थी। रिसोर्ट के बीच की दूरी कोई 1 किमी ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो कि रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। अब समंदर से तो लिपट नहीं सकते, तो अरब सागर देखना था। देखो तो समंदर किनारे जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अरे कितना बड़ा रास्ता है, 1 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे। लेकिन जब उन्होंने समंदर के लहरों की आवाज़ सुनी, तब उनका मन रहा नहीं गया और वह दौड़ते गए। लेकिन क्या कहता है लेखक कि रेत में भागते हुए उनके पैर अंदर धंस रहे थे और उन्हें तकलीफ हो रही थी दौड़ने के लिए रेत में। फिर भी वह अपने धंसे हुए पैरों को ताकत से उठा उठा कर भाग रहे थे और खूबसूरत समंदर देखकर उसमें भी लिपट गए। लिपट गना मतलब क्या करते हैं हम, जब हम समंदर देखते तो तुरंत उस समंदर की लहरों में कूदी लगा देते हैं। तो वैसे ही उन्होंने भी उस समंदर के पानी में लहरों में कूद लगा दी। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती, दूसरी लहर आने के लिए फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। हम भी तो करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वे पहले पानी में खेल लेते हैं, फिर उनका खेल थोड़ा पानी में ख़त्म होने के बाद वो रेत जो होती है इकट्ठा करते हैं, घर बनाने की कोशिश करते हैं। कभी कोई पैर रखता है मिट्टी के अंदर, कोई हाथ रखता है, और जैसे ही पानी आता है सारा पानी वो मिट्टी को ले चला जाता है और हमें बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि पानी के साथ रेत कैसे सरक के चली जाती है। तो बच्चे इसका मज़ा ले रहे थे। एक लहर आती थी, उनका घर तोड़ देती थी, वापस वो दूसरा लहर तक अपना घर बनाने की कोशिश करते थे। इस तरह से उनका ये क्रम चलता ही रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो, बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लेखक ने कही है कि बच्चों से सीखो जीवन में आशावाद होना। जी हाँ बच्चों, ये बात मैं आपको भी कहूँगी कि हमें हमेशा आशावादी होना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में हम असफल हो गए तो बहुत लोग निराशावादी बन जाते हैं और कहते हैं कि हमसे होगा ही नहीं, हमारे नसीब में नहीं है, हमसे होगा ही नहीं, ये चीज़ ही नहीं है, नामुमकिन चीज़ कोई दुनिया में है ही नहीं। हम अगर कोशिश करें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, चौथी बार हम ज़रूर उसमें सफल हो सकते हैं। यही आशावाद था बच्चों का कि पानी से व रेत से लहरों से उनकी रेत निकल जाती थी, वापस वो घर बनाने की कोशिश करते थे। तो यही है, समंदर ने भी वही कहा हमें, यही वो हमें ये बात बताता है कि मिटना है, फिर पुनः नया निर्माण करना है। इस तरह से हमें यहाँ पे नियति ने कुछ सबक सिखाने के लिए दिया है कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, जीवन का सत्य है। यह एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लोहरे की आवाज़ के बीच पक्षियों की टीटी की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। अब उन्होंने क्या देखा कि समंदर किनारे पक्षी आ गए हैं। पक्षी क्यों आता है? क्योंकि समंदर में मछलियाँ होती हैं और वे उन्हें खाने के लिए आ जाते हैं। तो पक्षियों की टीटी की आवाज़ से उनका ध्यान गया कि बहुत पक्षियों का बड़ा सा झुंड उस समंदर किनारे आ गया हुआ था। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज़ हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते। यहाँ बैठे कुत्तों तो इसी बात का इंतज़ार रहता है, मौका मिलते ही वे उन पर झपट पड़ते, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी ने नहाकर समुद्र को नया चेहरा दिखाई देने लगा, यानी नया चेहरा समुद्र का नज़र आने लगा। अब समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा। अब देखो यहाँ पे लेखक क्या कहता है कि जो ये
पक्षी आ रहे थे, टीटी की आवाज़ करके मछलियाँ खाने का प्रयत्न कर रहे थे। हवा के झोंके की वजह से वे समंदर किनारे आकर थोड़ी देर के लिए बैठ जाते थे। तो जो कुत्ते होते हैं वो उनको खाने के लिए उनके ऊपर झपटते थे, और जब कुत्ते उनसे झपटते और पक्षी उड़ जाते तो मानो उनको चिढ़ाने के लिए टीटी करके उड़ जाते हैं, आवाज़ निकालते हैं। तो लोगों को, सैलानी यानी जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक लोग हैं, उनको यह देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था कि कैसे लुका छिपी चल रही है। ये पकड़ने आते हैं और पक्षी उड़ जाते हैं, कुत्ते दौड़ते हैं पक्षियों को खाने, और पक्षी उड़कर उनको मानो मज़ा चखाने के लिए टीटी कर उड़ जाते हैं और अपना खाना जो है वो पानी के अंदर ढूंढते हैं। अब संध्या का समय हो गया और शाम को वैसे समंदर किनारे कहते हैं कि यह समंदर जो है सूर्य देवता ने विदा ली, यानी सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होने के बाद आसमान में सूर्य न रहकर चाँद आता है, तो चाँद की जो चांदनी है चारों ओर फैली हुई थी। अब ये जो समंदर है स्याह और भयावह दिखने लगा। ऐसा क्यों कहा यहाँ पे लेखक ने? स्याह यानी क्या है? काला सा दिखने लगा, क्योंकि सूर्य की रोशनी ही नहीं है, आसमान में सिर्फ चांदनी चमक रही है। तो हर जगह सिर्फ पानी की लहरों की आवाज़ आ रही है, लेकिन दिखाई तो कुछ नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे में आसमान की चांदनी पानी में चमकती हुई एक हीरो की तरह चमक दे रही थी। नज़ारा सुंदर भी है और भयावह ही लग रहा था। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत, और जेब ढीली हो गई। यह समस्या हमें पहले से ही पता थी, इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्टूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। अब लेखक जो है वह वेजिटेरियन है, तो उन्होंने गोवा घूमने की जो योजना बनाई हुई थी तो कार टैक्सी मिलती है, लेकिन यहाँ पे इनकी फैमिली ज़्यादा है, लेखक, उनका परिवार, उनका साधु, उनका परिवार, तो उनको कार टैक्सी से मज़ा नहीं आने वाला है। तो उन्होंने एक बस जो है वह ले ली और बस से भी घूमने लगे थे। अब यहाँ पे लेखक कहता है ये जो कहानी है, हमें जो ये पाठ दिया हुआ है बहुत पहले पुराना है। तब गोवा में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतने होटल्स जो थे कौन से हैं, सी फूड के यानी नॉनवेज वाले हैं। तो वेजिटेरियन लोगों के लिए यहाँ पे जो फूड मिलना चाहिए था, भोजन मिलना चाहिए था, उसकी वह कमियाँ थी। लेकिन आज अगर हम जाते हैं तो गोवा में हमें वेज और नॉन वेज दोनों रेस्टोरेंट, होटल्स मिल जाते हैं, लेकिन तब के ज़माने में यह उपलब्धियाँ नहीं थी। इसलिए लेखक ने कहा है कि जो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, उनको खाना खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। और लेखक को यह चीज़ मालूम थी कि गोवा जो है वो नॉनवेज के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ समंदर किनारे है, मछलियाँ मिलती है अधिकतर। तो लेखक जो उन्होंने होटल बुक किया था, उस होटल की जो किचन थी, किचन मतलब जो होटल था, उस होटल में ही वे अपना वेज वाला खाना खाकर ही वहाँ से निकलते थे और कुछ बच्चों के लिए अपने साथ ले लेते थे। अब लेखक पहले घूमने के लिए कहाँ गए थे? सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही हैं। तो इतने सारे बीच हमने कहीं एक जगह पे देखे हैं। अगर हम बॉम्बे में देखेंगे तो हमें 3-4 ही मिलेंगे, जैसे दादर, जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी आदि। लेकिन यहाँ पे छोटे बड़े 40 बीच, जिसमें से 7 या 8 ही प्रमुख है। अंजुना बीच उसमें से ही एक प्रसिद्ध है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है, जिसका नाम है अंजुना। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है। पहाड़ी मतलब एक छोटा सा पर्वत जैसा टीला है, जहाँ के बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। पहाड़ी पे चढ़कर भी समुद्र की लहरों का नज़ारा देख सकते हैं, और पानी कैसा ही नीला, देखो कितना क्लीन है, तभी तो वो नीला दिखाई देगा। आसमान की जो प्रतिबिंब है आसमान का वो उसमें दिखाई देता है। लेकिन इसमें एक डरावनी वाली बात क्या है, ये पथरीला है, यानी अगर हम जाते हैं तैरने के लिए तो पत्थर को हमें देखना पड़ेगा, संभाल के तैरना पड़ेगा। एक और लंबी सी पहाड़ी जहाँ के बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी
काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है मतलब उन पत्थरों से टकराता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए। आपने देखा होगा समंदर किनारे अगर गए हैं तो वहाँ का जो पत्थर है उसको छोटे छोटे से दरारें होते हैं और उससे हमारा पैर कटता है, हाथ कटता है। तो कई सारे छेद किए हुए हैं जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। क्या होता है, जब हाई टाइड आता है, जब धरती आती है तो पत्थर पानी के साथ समा जाते हैं, लेकिन जब दूर हो जाता है तो यह समंदर अंदर चला जाता है और हरे पत्थर दिखाई देते हैं। तो कुछ पत्थरों के बीच में पानी भरा हुआ भी रहता है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यह घूमने का भी अपना अलग अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश में ही लगा रहता है। जो बड़े युवा बच्चे हैं वो अपनी मस्ती में, मज़े में डूबे हुए रहते हैं, लेकिन जो छोटे बाल बच्चे के साथ अपनी फैमिली आती है, अपने बच्चे को कोई पत्थर ना लगे, गिर न जाए, टूट न जाए, कई सारी बातें रहती है। तो उनको ये सब बताने में, दिशा निर्देश यानी क्या, यहाँ मत जा, वहाँ मत जा, उधर पानी ज़्यादा है, इधर ऐसा है, सब देखने में चला जाता है। मैंने देखा कि समंदर किनारा होते हुए भी बेनालियान बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। लेखक ने अपना जो रूप बुक किया है बेनालियन बीच, तो उन्होंने संध्या के समय देख लिया था उसी दिन। दूसरे दिन वो अंजुना बीच देखने गए थे। दोनों के डिफरेंसेस यहाँ पे उन्होंने बताया है। क्या फ़र्क है दोनों के बीच में? तो बेनालियन बीच रेतीला तथा उतला है। यह मछुआरे की पहली पसंद है। इसमें बहुत रेती है। जैसे वो उन्होंने कहा था कि चलते समय पैर रेत के अंदर धंस रहे थे, तो वहाँ पे मछुआरी अधिक होती है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। ये उनकी सरकार देखो कि अपने लोगों को ही अच्छे से खिलाती पिलाती है। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार नहीं देती, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यह टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ के इतने सारे लोग आते हैं तो ये एक्सपोर्ट नहीं करते, उधर ही इंपोर्ट हो जाती है सारी मछलियाँ, उधर ही बेची जाती है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है, डीप है यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। हमारे जो हिंदी के फिल्म सितारे हैं यहाँ आकर अधिक शूटिंग करते हैं। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों देश व्यावसायिक हैं, पर मूल अंतर व्यावसायिक प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। दोनों भी व्यावसायिक हैं। बेनालिया मछुआरों के लिए प्रसिद्ध है, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, उनके स्थानीय बाज़ारों में बेची जाती हैं। तो अंजुना बीच पे शूटिंग्स होती है और वहाँ पे कई हिट फिल्मों की शूटिंग हो। दोनों भी व्यवसाय हैं, दोनों भी, लेकिन दोनों में प्रकृति नज़ारा उतना ही खूबसूरत है। दोनों के फ़र्क यहाँ पे लेखक ने हमें बताए हैं। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। कलिंगुड बीच काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है। 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है, जहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। अभी देखो 3 से 4 किलोमीटर दूर है और ये सेफ़ है, तो पर्यटक लोग भी अपने बच्चों के साथ अधिकतर उधर ही जाते हैं। तो स्थानीय लोग वहीं पे अपना व्यवसाय का केंद्र उभारते हैं। व्यवसाय केंद्र यानी क्या, समंदर के किनारे हम देखते हैं खाने के छोटे छोटे से दुकानें होती हैं, तो ये वहाँ का व्यवसाय केंद्र भी है। कपड़े होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स गेम्स हैं, खाने की चीज़ें, ढेर सारी कई प्रकार की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आप गोवा गए होंगे, आपने देखे होंगे। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरतअंगेज है, जिन्हें देखने में आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया। सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना भी भयावह भी है। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था कि छूट गए तो समझो
गए और खुशी इस बात की कि इस रोमांचक दृश्य पहली बार देखा सचमुच अद्भुत। पैराग्लाइडिंग आपको पता है, तो लेखक ने पहली बार ये नज़ारा का मज़ा लिया था, तो उनमें बेहद खुशी भी हुई और उन्हें डर भी लग रहा था। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। अब लेखक ने क्या किया था, अब अभी हम घूमने गए हैं तो आराम करके देरी से उठना, आराम से नाश्ता करना, तो हम पूरे जो जहाँ घूमने जाते हैं वहाँ का नज़ारा देख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने अपनी दिनचर्या एक टाइम टेबल बना के रखा था कि सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता वाश्ता करके सब घूम फिर के अपने शाम को अपने रिसोर्ट में अपने होटल में आकर आराम करना है। आराम भी कैसे करना है, बच्चों को अगर वापस पूल में जाना है तो पानी में तैर सकते हैं, कौन से होटल के पूल में। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। एक पर्टिकुलर समय है, मुझे लगता है मई या जून के महीने में शायद गोवा में डॉल्फिन मछलियाँ भी दिखाई देती है। तो जैसे कि कोलवा बीच है वहाँ पे दिखाई देती है। अगर हम बोटिंग से समंदर के मध्य में जाते हैं बीच में, तो वहाँ पे डॉल्फिन मछलियाँ दिखाई देती है। उसके पैसे भी लेते हैं। हम जब गए थे 5-6 साल पहले तो एक आदमी का, एक पर्सन का उन्होंने 300 रुपया लिया था। इस तरह से व्यवसाय वहाँ पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और हम लोगों ने डॉल्फिन देखी थी। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। अब दशहरा या नवरात्रि अगर हम कहते हैं तो लेखक नवंबर के महीने में गोवा घूमने चले गए थे। अक्सर हम जो जाते हैं ठंडी में ही गोवा घूमने का मज़ा रहता है। गर्मी में हमारी तरह वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। तो लेखक ने जब गए थे तब नवरात्रि थी और दशहरा था। नवरात्रि के बाद दसरा ही आता है, जिसे दशहरा हम कहते हैं। तो लेखक ने देखा कि गोवा जैसा राज्य होने के बावजूद यहाँ पे वे कैसा अपना कल्चर संभालते हैं। उत्तर भारत में जिस तरह घर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा पर्व मनाया जाता है, ऐसा यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर में ले जाती है। इसके बाद एक पेड़ की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। देखो, टूरिस्ट प्लेस है लेकिन उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा। जैसे हमारे यहाँ पे हम देखते हैं नवरात्रि मनाते हैं, हम यहाँ पे रावण का पुतला बनाकर दहन करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रावण का पुतला बनाकर दहन नहीं करते। तो हम सिर्फ करते हैं कि विनाश, दुष्टों का हमने संहार किया, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करते। तो ये लोग जो हैं दशहरा करते हैं, गरबा करते हैं, लेकिन जिस दिन दशहरा होता है जैसे हम घर में साफ़ सफाई कर अपने घर में खुशियाँ मनाते, ये भी रावण का पुतला न जलाते हुए सिर्फ अपने वाहनों की पूजा अर्चा करते हैं। और फिर एक पर्टिकुलर जो पेड़ होता है उसके पत्ते हम बांटते, हम भी जो होते हैं एक दूसरे को वो पत्ते बांटते हैं और दशहरे की एक दूसरे से गले मिलते हैं, दशहरे की हम बधाइयाँ देते हैं। सबकी अलग अलग तरह होती है, इनकी भी अपनी अलग सांस्कृतिक पद्धत है, उनकी अपनी एक विरासत है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुआ है। गोवा एक द्वीप है, फिर भी वो अपनी भारतीय संस्कृति को मानता है, इसका जतन करता है, उसको पूछता है। सबसे बड़ी खासियत है इसकी कि पश्चिम सभ्यता को भी अपनाता है। अक्सर लोग गोवा इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पे पश्चिम सभ्यता देखने को मिलती है। वहाँ का कल्चर, वहाँ की जो जीवन शैली अलग है, इसके मज़े लेने के लिए जाते हैं। लेकिन गोवा का ये जो सभ्यतापूर्व व्यवहार है, ये देखना, उनका जतन करना, इससे भी हमें कुछ सीख लेनी है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। लेखक कहता है कि यहाँ पे लोग आकर अपने रंगों में फैशन देखकर सबको एक नए स्टाइल में रंग कर चले जाते हैं। अपनी खुशियाँ समझ कर गोवा का जो घूमना है वो सब मज़े लेके जाते हैं, लेकिन लोग
जो है वहाँ के स्थानीय, इन सब के बावजूद भी, गोवा में रहने के बावजूद भी वहाँ के कई तरह के लोग, विदेशी लोग आकर घूमकर भी अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपनी विरासत को आज भी जतन करके उन्होंने रखा हुआ है। उसको वो आज भी वो मानते हैं, पूछते हैं। यही खासियत है गोवा की। लेकिन कहता है कि 3-4 दिन गोवा घूमने के लिए बहुत कम है, लेकिन अगर हम कहीं पे भी घूमने चले जाते हैं तो अक्सर 4 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के ऊपर रहते नहीं। हाँ, जिसका अपना खुद का गाँव है गोवा, तो वह अधिक दिन रह सकता है, लेकिन पर्यटन के लिए गोवा हम 10 दिन या 6-7 दिन के ऊपर रहते नहीं हैं। तो दोस्तों, आपने गोवा देखा होगा, गोवा आप पहचान गए होंगे। अगर आपने ये प्लेस नहीं देखी होगी तो ज़रूर देखने जाओ। मुझे यकीन है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में। इसके बाद मैं आपको स्वाध्याय पढ़ाऊँगी गोवा का। तो मेरा जो दूसरा वीडियो होगा वो होगा गोवा का स्वाध्याय। धन्यवाद। तो छात्रों, कैसा लगा गोवा? गोवा देखकर, घूमकर मज़ा आया ना? वैसे तो हम कहीं गोवा देखने घूमने नहीं गए, मैंने तो आपको सिर्फ पाठ पढ़ाया है, लेकिन आप सभी ने गोवा देखा है, घूमा है। तो जैसे गोवा आपने देखा है, घूमा है, शायद आपके मन में थोड़ी सी इसकी कल्पना आई होगी कि गोवा कैसे है। जिसने नहीं देखा है वो गोवा देखने की कोशिश कर सकता है, सोच सकता है, अपने परिवार से कह सकता है कि गोवा कैसा है। जैसे लेखक हैं हमारे विनय शर्मा, उन्होंने जैसा गोवा देखा वो हमें वैसा बताया। जब लेखक विनय शर्मा ने हमें यह बताया तो हम समझ गए कि यह जो पाठ है यह एक यात्रा वर्णन है, और यात्रा वर्णन उन्होंने किया हुआ है कि गोवा कैसा है। आप भी घूमने कहीं गए होंगे, तो इस प्रकार से आप जहाँ पे भी गए हैं उसका यात्रा वर्णन आप कर सकते हैं। अब पाठ तो हमने पढ़ लिया, अब देखते हैं गोवा का स्वाध्याय। अब हम देखेंगे थोड़ा सा स्वाध्याय, थोड़ी सी वर्कशीट। पहला है स्वाध्याय, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। प्रवाह तालिका यानी जो ब्रैकेट है उसे कंप्लीट करना है। देखो, प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, उत्तर कैसा है मैंने लिख के भी दिया है आपको। यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। यात्रा जब की उन्होंने गोवा की तो उनका डेली शेड्यूल क्या था? दिनचर्या यानी क्या? डेली शेड्यूल। तो उन्होंने क्या बताया था हमें? सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूमना, और रात को क्या करते हैं? शाम को रिसोर्ट में आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। यह उनकी दिन भर की दिनचर्या। दूसरा, लिखिए। अब उन्होंने हमें बताया है, दूसरा प्रश्न जो है उसमें उन्होंने हमें क्या बताया है कि गोवा जो है वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, तो इसमें गोवा कैसा है? नीले पानी वाला यह क्या है? नीले पानी वाला क्या है? अंजुना बीच। रेतीला तथा उतला, कौन सा बीच था? रेती वाला और उतला बेनालियम बीच। सबसे लंबा कौन सा समंदर है? तो उन्होंने बताया था कलिंगुड बीच। मछुआरे की पहली पसंद, मछुआरी का व्यवसाय कहाँ पे होता था? बेनालियम बीच। समझ गए? फिर कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक। किन चीज़ के कारण हम गोवा घूमने के लिए जाते हैं? गोवा की प्रकृति, उनकी खास जीवन शैली, वहाँ की आबोहवा और वहाँ का बीच यानी समंदर। इसके लिए लोग गोवा घूमने जाते हैं। गोवा का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य। कौन कौन से वाक्य यहाँ पे लेखक ने बताए हैं? ये छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक की धड़कन है। दूसरा, खूबसूरत समंदर दिखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। मानो वो लिपट गए, उन्होंने उसे गले लगा दिया। पानी की लहरों में वो खुद को उन्होंने छोड़ दिया। गोवा घूमने का भी अपना अलग आनंद है। आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम बीच। बेनालियम, अंजुना तथा कलिंगवुड बीच की विशेषताएं। क्या विशेषता है? देखो, एक साथ तीनों को लिखकर मैंने बताया है। बेनालियम यह रेतीला तथा उतलाए, अधिक रेती है और उतला, इसीलिए वहाँ पे मछुआरी होती है। अंजुना नीले पानी वाला, कलिंगवुड भी रेतीला है।
बेनालियम यह बीज मछुआरे की पहली पसंद। अंजुना, पथरीला और कलिंगुड़ सबसे लंबा है। तीसरा बेनालियम, यह बीज सुबह बड़ी मछली पकड़ी जाती है। इस बीज पर व्यावसायिक है यह। अंजुना बॉलीवुड की पहली पसंद है, वहाँ पे पिक्चराइजेशन होता है। और कलिंग स्थानीय लोगों का व्यवसाय केंद्र। तो आपको ये पढ़कर आपको ये ध्यान में आएगा, तीनों विशेषताएं आपको एक साथ मिल जाएगी। तीनों में भी फ़र्क है, तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं यहाँ पे, जो आप पढ़कर देख सकते हैं। अब वहाँ की सांस्कृतिक विरासत। नवरात्रि तथा दशहरा पर्व में गोवा की अलग परंपरा है। कैसे करते हैं वो नवरात्रि की परंपरा है। तो क्या होता है नवरात्रि में, घरों में मोहल्लों में माँ दुर्गा की घट स्थापना वहाँ पे भी होती है। लड़कियों द्वारा गरबा पर पर्व मनाया जाता है, यानी गरबा भी होता है। दशहरे का दिन सुबह लोग अपने वाहनों की सफाई करके उनकी पूजा करते हैं। शाम को लोग एक विशेष पेड़ की पत्तियाँ तोड़कर एक दूसरे को बधाई देते हैं। ये उनकी परंपरा है नवरात्रि और दशहरे की। अभी देखो अभिव्यक्ति, स्वमत अभिव्यक्ति। प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान विषय पर अपने विचार लिखिए। प्रकृति यानी नेचर को सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अब क्या योगदान देंगे, बताया है उत्तर में। देखो, प्रकृति हम इंसानों को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे सुंदर उपहार है। स्वस्थ एवं सुखी जीवन जीने के लिए प्रकृति तथा प्राकृतिक पर्यावरण उपलब्ध कराती हैं। सुंदर भूमि, पुष्प, पक्षी, वनस्पति, नीला आकाश, जंगल, पर्वत, समुद्र, सूरज, चांद इस सुंदर प्रकृति का हिस्सा हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति करने वाले लोगों को मैं प्रकृति को नुकसान पहुंचाने से रोकने की हर संभव कोशिश करता रहूँगा। प्रकृति जो है हमें भगवान ने दिया हुआ एक सुंदर सा उपहार है, तो इसको हमें ख़राब नहीं करना है, उसको हमें संभालना है और जो नुकसान करेगा उसे रोकने के लिए लेखक ने कहा है। लेखक कोशिश करेगा। आगे, मैंने तो मेरे घर के आसपास पेड़ पौधे लगाए हैं, मेरे दोस्तों को भी पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया है। जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी का इस्तेमाल करता हूँ। कूड़ा कचरा उठाकर एक गड्ढे में डाल देता हूँ। स्वच्छ सुंदर माहौल बनाकर रखता हूँ। प्रकृति ईश्वर की देन है, इसके लिए उसकी सुंदरता बरकरार रखने के लिए मैं अपना पूर्ण योगदान देता हूँ। अब वो क्या योगदान देता है, तो उसने अपने आसपास पेड़ लगाए, दोस्तों से कहे, सिर्फ लगाए नहीं तो उसको बढ़ाए भी। जहाँ पे भी है वह कूड़ा कचरा गड्ढे में डालता है, अपनी तरफ से गंदगी ना करता है ना किसी से करने देता है। स्वच्छ सुंदर माहौल रखने की कोशिश करता है। यह क्यों? क्योंकि यह प्रकृति की देन है और उसे संभालना हमारा कर्तव्य है। आपको भी इस प्रकार के योगदान देना है, सहयोग करना है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको इस प्रकार से उत्तर लिखना है। अब भाषा बिंदु। देखो, एक शब्द दिया है दृश्य। ये दृश्य शब्द पर हमें 4 प्रकार के प्रश्न पूछे हैं। ये 2 नंबर के लिए आता है, 2 मार्क्स होते हैं इसमें। जैसे दृश्य का विलोमार्थी, अपोजिट क्या आएगा दृश्य का? अदृश्य। आपको लिखना है वहाँ पे ऐसे ही। फिर दृश्य का प्रत्ययुक्त शब्द, प्रत्यय क्या बनेगा दृश्य का? दृश्यमान। फिर दृश्य का पर्यायवाची, दृश्य यानी नज़ारा। फिर दृश्य का उपसर्ग युक्त शब्द, सदृश्य। तो आपको अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है तो अरे ये प्रश्न गलत है, नहीं, प्रश्न सही है। आपको उसके उत्तर ऐसे ही लिखने होते हैं, इसे ब्रैकेट में दिए गए हैं। इसके बाद है उपयुक्त संज्ञा विशेषणों की जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये जो संज्ञा विशेषण जो है, जैसे भयभीत गाय विशेषण है, भयभीत गाय संज्ञा है। लाठियों के डर से भयभीत गाय इधर उधर दौड़ रही थी। नीला पानी, नीला विशेषण, पानी संज्ञा। गोवा बीच पर दूर दूर तक नीला पानी फैला है। वैसे ही 10 लीटर। हमारी गाय दोनों समय 10 लीटर दूध देती है। 40 छात्र, एक कक्षा में कुल 40 छात्र हैं। कुछ लोग
छत पर कुछ लोग पहलकदमी कर रहे हैं। 2 गज ज़मीन। सिद्धार्थ ने 2 गज ज़मीन के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। हमें वही पानी पीना चाहिए जो शुद्ध हो। यह लड़का बहुत ही होशियार है। जब ये प्रश्न देखो लिखने के लिए आपको लगेगा कितने सिंपल से वाक्य है, सीधा है, लेकिन कभी कभी प्रश्न देखकर हम गड़बड़ी करते हैं कि क्या दिया है, उपयुक्त संज्ञा विशेषणों की जोड़ियों का स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप समझ में आपको लगेगा संज्ञा विशेषण मतलब क्या, तो किस प्रकार से इसके वाक्य बनाने हैं, ऐसे वाक्य बनाए हैं। अभी आपको ये समझ में आया होगा। निम्नलिखित वाक्य में आई हुई सहायक क्रियाओं को अधोरेखांकित कीजिए तथा उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सहायक क्रिया आपको पता है, जो क्रिया है उसको मदद करती है, उसको हम सहायक क्रिया कहते हैं। और मैंने आपको वैसे पहले भी बताया था कि जब हम सहायक क्रिया पहचानते हैं तो जो क्रिया वाक्य के अंत में आती है और उसके बाद पूर्ण विराम होता है, वह होती है सहायक क्रिया। जैसे उन्होंने सेंटेंस दिया है और अंडरलाइन किए हुआ शब्द जो है वो सहायक क्रिया, तो जो सहायक क्रिया है उसका हम दूसरा अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करेंगे। उदाहरण, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। तो ये दौड़ जो है इसको सहायक क्रिया है पड़ी, तो सहायक क्रिया पड़ी हो गई। तो पड़ी से उन्होंने दूसरा उदाहरण क्या बनाया, देखो, गोली की आवाज़ सुनकर उड़ती हुई चिड़िया नीचे गिर पड़ी। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है यानी जाना। सर्दियों के दिन में सूरज जल्दी ढल जाता है। हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्टूल चले गए यानी जाना। सहायक क्रिया गए। दुल्हन विदा होते ही सारे मेहमान चले गए। फिर भी धूप तीखी ही होती जाती है सहायक क्रिया। माँ बाजार अकेले जाती हैं। अलग अलग सेंटेंस बनाए हुए हैं। सबके बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए हैं। सारे कपड़े समेट कर रखे हुए हैं। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में लगे। बच्चे चिड़ियाघर में भालू देखने लगे। अब समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा। राम, अब उठो, सूरज दिखने लगा। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है। गुजरात में संक्रांति के दिन सुबह से रात तक पतंग उड़ाई जाती है। यहाँ पे सहायक क्रिया का सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा था। अंडरलाइन करके हमें सहायक क्रिया बता दी और उसके जो दूसरे वाक्य हमने बनाकर यहाँ पे आपको बताया है। एक आपको सहायक क्रिया पहचान कर लिखी है, इस प्रकार से वाक्य आएगा या सार्थक वाक्य में प्रयोग करने के लिए यह प्रश्न आता है। छात्रों, यहाँ पे गोवा जैसे मैंने देखा कि स्वाध्याय कृति खत्म हो जाती है। धन्यवाद।